हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। सो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपके यूजीसी नेट पेपर 1 को। हालांकि पेपर 2 हम साथ में करते जा रहे हैं, लेकिन पेपर 1 भी करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको यूजीसी नेट में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, नेट क्वालिफाई करना है, तो पेपर 1 भी स्ट्रांग होना चाहिए। सो जो आपके यूनिट्स हैं, जैसे आपका कम्युनिकेशन हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, वहीं रिसर्च हो गया, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं और हम लगातार कंटिन्यू तरीके से कर भी रहे हैं। लेकिन फिलहाल आज का जो सेशन है वो स्पेशली यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि होंगे आपके कम्युनिकेशन के, यानी संप्रेषण के। तो संप्रेषण से संबंधित जिस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं आपके यूजीसी नेट में, उसी तरीके के प्रश्नों को आज की सेशन में मैं लेकर आई हूँ। और यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिएगा, ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मेरी क्लासेज आएँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप क्लास ज्वाइन कर पाएँ। चलिएगा स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। सारे ऑप्शंस अगर दिखेंगे तो शायद ये मुझे छोटा करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा नीचे बाद में देख लेंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं, यही है तीसरा मतलब लास्ट ऑप्शन, बाकी इतने में आपको दिख रहा होगा। चलिएगा, जब संप्रेषण इच्छा अनुरूप किया जाता है तो इसका अभिप्राय है कि, मतलब जब आपका जो संप्रेषण है यानी जो कम्युनिकेशन है वो इच्छा अनुरूप किया जाता है तो इसका क्या अभिप्राय है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं। संप्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छा अनुभव प्रभावित करना चाहता है। बी है, प्रभावी संप्रेषण सूचना के आधार पर कार्य की एक प्रक्रिया है। सी है, वाणी संप्रेषण से हमें संसार की भावनाओं का पता चलता है। और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और फिर बताएं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे इच्छा अनुरूप होगा। ठीक है, इच्छा अनुभव नहीं, इच्छा अनुरूप। ठीक है, यहाँ पे ये होगा। तो बताइएगा, प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छा अनुरूप प्रभावित करना चाहता है। तो यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और दूसरा प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से संप्रेषण किसके हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से संप्रेषण किसके हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में होते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका विचार, बी है आपका अवधारणाएं, सी है आपका अर्थ, और डी है आपका शब्द यानी वर्ड। तो जो आपका संप्रेषण है वो किसके हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में होते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिन स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर ऑप्शन सी टिक किया है उनका करेक्ट है, यानी मीनिंग, यानी इसका आंसर है आपका अर्थ। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी के सामने पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस, मतलब एक तरीके से निम्नलिखित में से किसको, ठीक है, यहाँ पे किसको होगा, ठीक, किसको संप्रेषण का संदर्भ कहा जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको संप्रेषण का संदर्भ कहा जा सकता है। आपके ऑप्शन हैं, संदेश ग्रहण के साथ हस्तक्षेप, ठीक है, बी है प्रभावी संप्रेषण, सी है संदेश की मौखिक और गैर मौखिक प्रतिपुष्टि, और डी है बातचीत के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट साथ साथ में आंसर देते चलें। और यहाँ अगर हम बात करें स्टूडेंट इसके करेक्ट आंसर की, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, बातचीत के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण। ऑप्शन डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आप सभी के सामने।
निम्नलिखित में से कौन सा बर्लो के संप्रेषण का रैखिक मॉडल है? तो जो आपके बर्लो हैं उनके रैखिक मॉडल पूछे जाते हैं कम्युनिकेशन के, तो बताइएगा कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं SMRC, बी है आपका SMCR, सी है आपका SRMC और डी है आपका SRCM। बताइएगा जो बर्लो का मॉडल है संप्रेषण का वो कौन सा है। यहाँ अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के करेक्ट आंसर की, जो बर्लो का मॉडल है वो है ऑप्शन बी यानी SMCR, यानी S मतलब होता है आपका सोर्स और M आपका मैसेज, C मतलब आपका चैनल और R मतलब आपका रिसीवर। ठीक है, यानी सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर, ये क्या है? बर्लो का संप्रेषण का रैखिक मॉडल है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा और सभी स्टूडेंट मेरे साथ आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा है कि लोग केवल संप्रेषण के माध्यम से एक दूसरे और स्वयं को जानते हैं? मतलब एक कम्युनिकेशन ही ऐसा टूल है, ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जो व्यक्ति है वो एक दूसरे को जानते हैं, हालांकि स्वयं को भी जानते हैं। आपके जो ऑप्शंस हैं वो है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, बी है महात्मा गांधी, सी है मार्टिन लूथर किंग और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किसने कहा है, किस विद्वान का ये कथन है कि लोग केवल संप्रेषण के माध्यम से एक दूसरे और स्वयं को क्या करते हैं? जानते हैं। तो ये जो आपका कथन है, ये जो कहा है वो कहा है आपके जॉर्ज हर्बर्ट मीड महोदय जी ने, यानी ऑप्शन जो ए है ये आप सभी का राइट आंसर है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो हम लगातार क्वेश्चन आंसर सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आपके यूजीसी नेट पेपर 1 को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, जिसमें आपके अलग अलग यूनिट्स, चाहे वो आपका टीचिंग हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, रिसर्च एप्टीट्यूड हो, पीपल एंड एनवायरनमेंट हो या कम्युनिकेशन हो, हर एक हम यूनिट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में आपका यूजीसी नेट के जो पेपर 2 है, जिन स्टूडेंट का होम साइंस है उसको भी हम लोग आपके 100 सीरीज के तहत हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हालांकि प्रैक्टिस तो कंटिन्यू तरीके से चलते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम थ्योरी चीज़ें भी पढ़ रहे हैं। हालांकि हमने ऑलरेडी बहुत सारी थ्योरी क्लासेस करवाई हैं, उनको ज़रूर देखिएगा, उनसे आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पर प्रभावपूर्ण संवाद करने की क्षमता निर्भर करती है? ठीक है, क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस पर आपका प्रभावपूर्ण संवाद करने की जो क्षमता है वो निर्भर करती है? आपके ऑप्शंस हैं शिक्षा के स्तर पर, बी है यह एक स्वाभाविक प्रतिभा होती है जिसे सीखा नहीं जा सकता, सी है प्रौद्योगिकी के उपयोग पर और डी है अधिगम क्षमता पर। बताइएगा इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? किस पर प्रभावपूर्ण संवाद करने की जो क्षमता है वो निर्भर करती है? यहाँ अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट इसके आपके करेक्ट आंसर की, है आपका लर्निंग एबिलिटी यानी अधिगम क्षमता पर। ऑप्शन जो डी है वो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट, यदि ये मान लिया जाए कि संप्रेषण का कोई आरंभ और अंत नहीं है तो इसे क्या कहा जाएगा? मतलब अगर हम ऐसा मान लें कि जो आपका कम्युनिकेशन है, जो संप्रेषण है, उसका ना कोई स्टार्टिंग है ना कोई लास्ट है, मतलब ना आरंभ है ना अंत है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है मध्यस्थता, बी है आपका प्रक्रिया, सी है आपका बातचीत और डी है लेन देन, संव्यवहार या विधि। बताइएगा इसे हम क्या कहेंगे? संप्रेषण का कोई आरंभ या अंत नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम एक प्रोसेस कहेंगे, यानी ये क्या है? संप्रेषण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसका ना कोई अंत है ना कोई आरंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और फिर बताइएगा इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से संप्रेषण के आवश्यक घटक कौन से हैं? तो जो संप्रेषण हैं उनके आवश्यक घटक पूछे गए हैं।
और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको सारे ऑप्शन क्लियर दिखाई दें। ठीक है, चलिएगा। सो पहले ऑप्शन में है आपका स्रोत, संदेश, हस्तक्षेप, चैनल, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया और आपका संदर्भ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संकेत, स्रोत, गंतव्य, बातचीत और सहसंबंध। सी है संकेत, प्रतीक, समझ, संप्रेषण और संबंधी। डी है प्रतीक, समझ, उद्देश्य, विचार, राय, गैर मौखिक संदेश और प्रतिक्रिया। तो एक बार क्वेश्चन को देखें कि संप्रेषण के आवश्यक घटक कौन कौन से हैं, ये पूछा गया है। अब बताइएगा, समय ले लीजिए आप आराम से और फिर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दिया करिए, क्योंकि आपको लगभग जो चारों के चारों ऑप्शन है वो थोड़ा सा आपस में मेल खाते हुए दिखेंगे, सिमिलर लगेंगे, तो कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से रिलैक्स होके आंसर दीजिए। सो देखिएगा, इसकी अगर हम राइट आंसर की बात करें स्टूडेंट्स, तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, यानी आपका सोर्स, मैसेज, रेफरेंस, चैनल, रिसीवर, फीडबैक एंड कॉन्टेक्स्ट। तो ऑप्शन जो ए है, स्रोत, संदेश, हस्तक्षेप, चैनल, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया और संदर्भ, तो ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप आप सभी ने आंसर सही दिया हो, नहीं भी दिया है तो इस वजह से भी आपको पता चल गया कि इस तरीके के प्रश्न आपके आ सकते हैं, तो बी केयरफुल। मतलब आप ऐसे क्वेश्चनों को नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये कई बार रिपीट हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मुख्यतः पारंपरिक संप्रेषण के संदर्भ में लागू होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मुख्यतः पारंपरिक संप्रेषण के संदर्भ में लागू होता है? आपके ऑप्शंस हैं क्षमा योग्य, बी है विस्मरणीय, सी है प्रतिवर्ती और डी है अपरिवर्तनीय। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे कौन सा लक्षण है जो मुख्यतः पारंपरिक संप्रेषण के संदर्भ में लागू होता है? तो वो है आपका अपरिवर्तनीय। ठीक है, अपरिवर्तनीय, ऑप्शन डी जिन स्टूडेंट ने दिया है उनका है करेक्ट आंसर। चलिएगा, सो ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका 2003 दिसंबर में पूछा गया था, बहुत पुराना है, तब उनका थोड़ा सा ट्रेंड डिफरेंट था, अब धीरे धीरे पैटर्न बदलते रहते हैं, बट बेसिकली है ये पुराना ही। दो तरफा संप्रेषण प्रभावपूर्ण होता है, कभी नहीं, बी है सदैव, सी है शायद ही कभी और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दो तरफा संप्रेषण प्रभावपूर्ण होता है, तो जब टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं भी बोल रही हूँ, आप भी बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, एक दूसरे बोल रहे हैं, तो जब टू वे कम्युनिकेशन होता है तो हमेशा क्या होता है, इफेक्टिव होता है और अच्छा होता है। मतलब यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन आपका क्या होता है, सदैव इफेक्टिव होता है, प्रभावपूर्ण होता है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। एक संदेश को किन परिस्थितियों में प्रभावी समझा जा सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके अच्छे संप्रेषण कौशल का उपयोग करने पर, बी है ग्रहण शक्ति के प्रमाण को वापसी दोहराकर, सी है आपका प्राप्तकर्ता द्वारा समझना और वांछित प्रतिक्रिया देना और डी है संदेश को केवल पारंपरिक संप्रेषण में प्रेषित करना। तो देखिए एक बार पुनः क्वेश्चन ध्यान से और फिर बताएं आंसर क्या होगा। एक संदेश को किन परिस्थितियों में प्रभावी समझा जा सकता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, सो राइट आंसर है आपका प्राप्तकर्ता द्वारा समझना और वांछित प्रतिक्रिया देना। ऑप्शन जो सी है ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है आप सभी के सामने। पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन दूसरों के साथ संवाद स्थापित करने की कला को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है? मतलब ऐसा कौन सा कथन है जो दूसरों के साथ संवाद स्थापित करने की कला को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं संप्रेषण में शरीर क्रियात्मक शोर को खत्म करना, बी है जहां गलत समझ जाने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती,
सी है जहां पर संबंधों को प्रतिफल देने वाला या लाभप्रद बनाया जा सके, और डी है उपरोक्त सभी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, अब बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12। सो यहाँ अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, सो इसका करेक्ट आंसर होगा जहां पर संबंधों को प्रतिफल देने वाला या लाभप्रद बनाया जा सके। ठीक है, ऑप्शन जो सी है ये आपका होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान संदेश को प्रतीकात्मक रूप में परिवर्तित किए जाने के लिए किया जाना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं व्याख्या करना, बी है कूट लेखन, सी है गूढ़ लिपि गठन, और डी है विस्तार करना। तो देखिएगा प्रश्न को फिर से दोबारा ध्यान से पढ़िए और फिर बताइएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। बताइएगा। सो यहाँ अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 13 की, जहाँ पे बोला गया है कि किस शब्द का प्रयोग संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान संदेश को प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक रूप में परिवर्तित किए जाने के लिए किया जाना चाहिए, तो उसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इनकोडिंग यानी कूट लेखन। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14। एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे कहा जाता है। एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे कहा जाता है स्व अवधारणा, स्व अनुभूति, स्व जागरूकता या फिर आत्म सम्मान। तो बताइएगा एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन सभी हैं, बताइएगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे उनको कहा जाता है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी आपका स्व अवधारणा। ठीक, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो शब्दों के बीच संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऐसा कौन सा शब्द है जो दो शब्दों के बीच संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। आपके ऑप्शंस हैं संकेत वाचन, बी है कूट लेखन, सी है लेन देन संव्यवहार, और डी है द्विव्यक्ति संवाद। बताइएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी द्विव्यक्ति। आपका जो संवाद है, जो कम्युनिकेशन है, वो आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने। जो लोग अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति सरलता, स्पष्ट या एक तरीके से स्पष्टता, ठीक है, उन्मुक्त भाव से करते हैं, उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। यानी जो लोग अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति सरलता से, स्पष्टता से, उन्मुक्त भाव से करते हैं, उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए है आक्रामक, बी है असभ्य, सी है स्वीकारात्मक, और डी है अविवेकी। तो नेचुरल सी बात है, जो लोग अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति काफ़ी इजी तरीके से, स्पष्ट रूप से रखते हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से कहा जा सकता है आपका स्वीकारात्मक। ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्न संदर्भ संस्कृत के बारे में सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके विचार व्यक्त करने या सूचना संप्रेषण के लिए अमौखिक माध्यम का प्रयोग होता है, बी है अधिकतर जानकारी को स्पष्ट रूप से मौखिक संदेश में कहा जाता है, सी है अधिकतर सूचना स्वतः ही स्पष्ट होती है, और डी है ज्यादातर जानकारी अप्रासंगिक होती है। तो देखिएगा कौन सा कथन निम्न संदर्भ संस्कृत के बारे में सबसे उपयुक्त है, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और फिर बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो यहाँ अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी, यानी अधिकतर जानकारी को स्पष्ट रूप से मौखिक संदेश में कहा जाता है। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने अभी कौन सा क्वेश्चन किया था, 17, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन हो गया है, अब पढ़ रहे हैं हम 18 क्वेश्चन की ओर। और जो 18 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे उसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च संदर्भ संस्कृत के बारे में सबसे उपयुक्त है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन उच्च संदर्भ संस्कृत के बारे में सबसे उपयुक्त है, ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, अधिकतर जानकारी किसी व्यक्ति के बारे में या किसी संदर्भ में होती है। बी है, अधिकतर संदेश बोलचाल के रूप में होती है या होता है। सी है, अधिकतर लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। और डी है आपका, अधिकतर संदेश अनकहा हो सकता है, ठीक है। बताइएगा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, फिर बताएं आंसर क्या होगा। सो स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे सो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, यानी आपका अधिकतर संदेश अनकहा हो सकता है। ऑप्शन जो डी है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से मूलभूत तत्व को एक अच्छा संदेशवाहक अपने दर्शकों या श्रोतागण तक पहुंचाता है। आपके ऑप्शंस हैं, प्रचुर मात्रा में जानकारी, बी है बहुत ज्यादा आंकड़े, सी है संक्षिप्त प्रमाण, और डी है तथ्यों का दोहराव। तो कौन से मूलभूत तत्व को एक अच्छा संदेशवाहक अपने दर्शकों या श्रोतागण तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका प्रचुर मात्रा में जानकारी, ठीक है। ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलेगा अब हम आ गए हैं आपके क्वेश्चन नंबर 20 पे। अभी आपके 10 क्वेश्चंस बाकी हैं, तो बने रहिएगा लास्ट तक, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वही आपके यूजीसी नेट लेवल के क्वेश्चन है, जो कि इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित चरणों में से प्रभावी संप्रेषण के लिए आप पहले किस पर विचार करते हैं। आपके ऑप्शन है, संप्रेषण चैनल माध्यम का चयन करने पर, बी है मूल्यांकन प्रक्रिया का नियोजन, सी है संप्रेषण के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करना, और डी है संप्रेषण के लिए मीडिया का चयन करना। तो बताइएगा प्रभावी संप्रेषण के लिए आप पहले किस पर विचार करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो तो पहला जो आपका स्टेप होगा वो क्या आप कंसीडर करोगे, ठीक। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो राइट आंसर आपका होने वाला है सी, संप्रेषण के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करना। ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21, व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ संवाद करने के लिए कौन से प्राथमिक चैनलों का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, रेडियो और टेलीविजन, बी है ईमेल, सी है स्वर का लहजा, और डी है दृष्टि और ध्वनि। तो व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ संवाद करने के लिए कौन से प्राथमिक चैनलों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, दृष्टि और ध्वनि, ठीक है। दृष्टि और ध्वनि आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका शायद 23 आ गया, 22 मुझे लग रहा है गलती से मिस हो गया, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से संकेतीकरण किसके लिए महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शंस हैं, प्रतिपुष्टि को प्रोत्साहित करने हेतु, बी है शोर समाप्त करने हेतु, सी है संदेश उत्पत्ति करने हेतु, या डी है संदेश की व्याख्या सुनिश्चित करने हेतु। तो संकेतीकरण किसके लिए महत्वपूर्ण है, इनकोडिंग इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ पे बात करें तो संदेश उत्पन्न करने हेतु, ठीक है, जनरेट अ मैसेज। ऑप्शन जो ए सी है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट
यस। सो क्वेश्चन आंसर के सेशन में एक तरीके से अपनी जो तैयारी है उसको चेक करते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं। आप इसको एक मॉक टेस्ट की तरह ही लिया कीजिए। जैसे आप मॉक टेस्ट में केवल आपके सामने क्वेश्चन होते हैं, आपको आंसर देना होता है, सेम उसी तरीके का प्रोसेस आपका ये लगातार चलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सेशन में लगातार लाती रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। सेशन पसंद आ रहा हो तो साथ साथ में लाइक भी करते जाइएगा। सो क्वेश्चन है आपका, किसी भी प्रकार के संप्रेषण को प्रभावित माना जाएगा यदि, यानी किसी भी प्रकार के जो कम्युनिकेशन है उसको आपको इफेक्टिव माना जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है, यह धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से वितरित किया जाता है। बी है, यह एक शांत स्थिति में है। सी है, यह पूरी तरह से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। और डी है, जिस अर्थ में प्रेषक द्वारा सोचा जाए वैसा ही यह प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। प्राप्तकर्ता होगा यहाँ पे, ठीक है, प्राप्तकर्ता। तो किसी भी प्रकार के संप्रेषण को प्रभावित माना जाएगा यदि यहाँ पे इसका जो आंसर है, जिस अर्थ में प्रेषक द्वारा सोचा जाए वैसा ही यह प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। प्राप्तकर्ता तक ये क्या करता है, पहुंचता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिएगा, तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से 3 घटक मानव संप्रेषण प्रक्रिया का भाग हैं। आपके ऑप्शंस हैं, पहला संदेश रिकॉर्डिंग और प्रतिक्रिया, बी है शोर प्रतिक्रिया और शब्दजाल, सी है संदेश शोर और प्रतिक्रिया, डी है प्रतिक्रिया संदेश और आलोचना। तो कौन से 3 घटक जो ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसका एक भाग है, बताइएगा। सो यहाँ पे आपका जो है वो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी संदेश शोर और प्रतिक्रिया, यानी मैसेज नॉइस एंड फीडबैक। ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट है। चलिएगा, नेक्स्ट, शब्द होते हैं, वर्ड्स आर गुणबोध, बी है वाधक, सी है चिन्ह और डी है अनावश्यक। तो शब्द होते हैं एक तरीके का साइन, क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं, एक तरीके का आपका क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट है आपका 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इमोटिकॉन्स ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इमोटिकॉन्स के बारे में सही है। ऑप्शंस हैं आपके, ये भावनात्मक सम्मेलन होते हैं, बी है विशेष रूप से अर्थपूर्ण शारीरिक हाव भाव, सी है ये भावनात्मक प्रश्न होते हैं। आई थिंक 2 ऑप्शन दोनों बार रिपीट हो रहे हैं। वो सम्मेलन लिखा था, यहाँ प्रश्न लिखा है, अलग है। चेहरे के भाव को अव्यक्त करते हुए टंकित प्रतीक। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या था कि कौन सा कथन इमोटिकॉन्स के बारे में सही है। तो ये भावनात्मक सम्मेलन होते हैं, ठीक है। विशेष रूप से अर्थपूर्ण शारीरिक हाव भाव, सी है ये भावनात्मक प्रश्न होते हैं, और चेहरे के हाव भाव के अव्यक्त करते हुए टंकित प्रतीक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो ये जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, चेहरे के भाव को अव्यक्त करते हुए टंकित प्रतीक आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संप्रेषण प्रक्रिया में सांकेतिक शब्दों में परिवर्तित करने का अर्थ है विचारों को कूटों में अनुवादित करना, बी कूट की व्याख्या करना, सी संदेश के प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच के मार्ग को अवरोधित करना, और डी लोगों के बड़े समूह को संबोधित करना। सो बताइएगा आंसर इसका क्या होगा। इस आंसर, ये जो क्वेश्चन है इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विचारों को कूटों में अनुवादित करना, ठीक है। ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्ति अधिकतर चक्षु संपर्क करते ही जब वे, चक्षु मतलब आपकी जो आई है, आपकी जो आंखें हैं उसकी बात हो रही है। तो व्यक्ति अधिकतर चक्षु संपर्क करते ही जब वे
ध्यान पूर्वक सुन रहे होते हैं। बी है संप्रेषण में रुचि नहीं रखते। सी है बोल रहे होते हैं और डी है व्याख्या कर रहे होते हैं। बताइएगा। ठीक है, तो व्यक्ति अधिकतर चक्षु संपर्क करते ही जब वे क्या कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुन रहे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या है, राइट आंसर है। सो लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिपुष्टि के संदर्भ में सत्य है। ठीक है, यानी आपका जो फीडबैक है उसके लिए जो स्टेटमेंट है वो सही है। ऑप्शन ए है इसी स्थिति है या ऐसी स्थिति है जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता जानकारी का विनिमय करते हैं। बी है संप्रेषण रिमूव मौखिक रूप तक ही सीमित है। सी है संप्रेषण रिमूव लिखित रूप तक ही सीमित है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा कथन जो आपका प्रतिपुष्टि है यानी फीडबैक है उसके बारे में आपका सत्य है। तो यहाँ पे ये एक तरीके की ऐसी स्थिति है जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता जानकारी का विनिमय यानी एक्सचेंज करते हैं। सो ऑप्शन जो ए है ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। सो स्टूडेंट, ये रही आज की क्लास। आई होप आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस आप सभी लोगों के लिए लाती रहूं तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और बताइएगा आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आप सभी को कैसे लगे। आपका कमेंट मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है और मैं और मेहनत करने के लिए मतलब एक तरीके से उत्सुक होती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी PDF भी आपको मिले तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च भी कर लेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, अदरवाइज उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ पे टिक करके आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। अब आगे हम लोग ये जो कंटिन्यू, मुझे ये एक बात बताइएगा स्टूडेंट, क्या मैं जो आपके अलग अलग यूनिट्स हैं उसके हिसाब से प्रश्न लेकर आऊँ या फिर कंबाइंड क्वेश्चन जो होते हैं जो हर एक यूनिट से होते हैं वो वाले क्वेश्चंस आपको कराऊँ? मुझे कमेंट बॉक्स में अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।